शर्टलेस जो प्रोटेस्ट था ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जो हिस्ट्री में पहली बार नहीं है कि यूथ कांग्रेस ने किया। पूरे देशों में काफी देशों में यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है या नहीं है वहां पे ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं। इवन इंडिया में भी ऐसे प्रोटेस्ट बहुत बार हुए हैं। ज्यादा दूर जब कॉमनवेल्थ गेम्स था दिल्ली में जब पूरे दुनिया के एथलीट्स लोग यहाँ पे आए थे तब बीजेपी ने ही ये शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था। फर्क इतना था कि तब यूपीए की सरकार थी, लिबरल थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानने वाली सरकार थी, तो उनके ऊपर वैसा कुछ नहीं हुआ जो हमको फेस करना पड़ा। दूसरा जो अचीव करना था हमने इस प्रोटेस्ट से, नहीं वो बिल्कुल अचीव नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा एक ही डिमांड था। हम में से जितने लोग वहां गए थे वो किसी अपने पर्सनल इशू के लिए नहीं गए थे। इश्यूज एक ही है जो हमारी नजरों में सबसे इम्पोर्टेंट इशू है कि यूएस ट्रेड डील जो है वो किसी कमजोरी के कारण, किसी मजबूरी के कारण जो है प्रधानमंत्री जी ने की है। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने जिस डील को बैन कर दिया, लेकिन हमने पहले ही हड़बड़ाहट में जल्दी कर दिया। इस डील से देश के किसानों को नुकसान होने वाला है, देश की किसानी को खतरा होने वाला है। और आई पर्सनली डाउट कि कुछ सालों बाद, 1-2 सालों बाद जब ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, सिचुएशन किसानों की इतनी वर्स्ट हो जाएगी कि शायद उनको अपनी जमीनें तक बेचनी पड़ेंगी। तो इसके खिलाफ जिस तरह से टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को धक्का लगेगा इस ट्रेड डील से, बांग्लादेश में टैरिफ नहीं, यहाँ पे टैरिफ, वहां पे उन सब लोगों को जो काम करते हैं उनके ये ना हो, उसके खिलाफ। इवन डाटा जो है, मतलब देश की सबसे बड़ी संपत्ति जो हिंदुस्तान की मुझे लगता है आज के डेट में डाटा है, वो हमने फ्री में अमेरिका को दे दिया। दूसरी तरफ चाइना की बात करें, वो अपना डाटा किसी से शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता डाटा की वैल्यू क्या है। तो क्या मजबूरियां थी, हमें क्यों दिया? अगर कोई भी कारण होगा मोदी जी का कि वो सरेंडर हैं अमेरिका के आगे, तो उनकी पर्सनल चीजें हैं, उनकी पर्सनल मजबूरियों के कारण देश के लोगों को नुकसान होगा अगर, तो यूथ कांग्रेस तो वो इशू उठाएगी, वो हमारा प्राइमरी काम है, तो वही उठाने देते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पीएम ने ऐसे कहा। सबसे पहले जो हमारी पार्टी का स्टैंड है, मैं तो कस्टडी में था, तो मुझे जितना तब लेकिन पता चला कि राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट को और बोला है कि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से था। तो हमारी लीडरशिप, कांग्रेस पार्टी जो है वो इसके साथ थी। यहाँ तक प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश की छवि को खराब हुआ, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, पीसफुल प्रोटेस्ट था। पीसफुल प्रोटेस्ट करने से देश की छवि खराब नहीं होती। इवन ये मैसेज पूरी दुनिया में जा गया होगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस अभी भी जिंदा है, डेमोक्रेसी का मर्डर नहीं हुआ है। देश की छवि खराब तब होती है जब देश के प्रधानमंत्री, मंत्री, उनका नाम एस्पिन फाइल्स जैसी चीजों में है। जब पूरे देश के लोग जिनका नाम इस एस्पिन फाइल्स में आ रहा है वो रिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे कोई गतिविधियां नहीं हुई। देश की छवि तब खराब होती है जब यूएस ट्रेड डील किसी मजबूरी के कारण होती है, जिससे देश के किसानों का नुकसान हो रहा है, देश के लोगों का नुकसान हो रहा है, और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही। देश की छवि सबसे ज्यादा तब खराब होती है जब आज मैंने न्यूज में पढ़ा कि 30 दिन की परमिशन अमेरिका ने दे दी है कि हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं। क्योंकि जब मैं आज सुबह उठा था मुझे लग रहा था वी आर अ फ्री कंट्री, हमारा देश आजाद है। जिस तरह से डिक्टेट अमेरिका कर रहा है, क्या हम अमेरिका के गुलाम हैं? अमेरिका की ऐसी हिम्मत कैसे होगी? इससे वर्स्ट कंडीशंस हमने देखी हैं। अभी तो ये लड़ रहे हैं आपस में। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, यूएसएसआर जो रशिया बन चुका है और अमेरिका, इनके आपस में ये लड़ते रहते थे, और कोई कहता था कि कंट्रीज को हमारे साथ आ जाओ, ये कहते थे हमारे हमारे साथ आ जाओ। तो ग्लोबल लीडर, विश्व गुरु उनको कहते थे। नेहरू जी ने कहा ना हम आपके साथ, ना इनके साथ, ना अमेरिका के साथ, ना यूएसएसआर के साथ, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाएंगे। हमें अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, आपकी लड़ाई में नहीं जाना। 200 से ज्यादा देश ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट लिया और इस मूवमेंट में शामिल हुए। वो होती है लीडरशिप। अमेरिका बार बार हमारी इंसल्ट कर रहा है, और मैं आज ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि बीजेपी के लोगों के साथ हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, पर बीजेपी वाले भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी दूसरी कंट्री के लोग हमारे देश का इतना अपमान करें कि वो हमारे देश की सरकार को या देश को डिक्टेट कर रहे हैं कि हमने 30 दिन का टाइम दे दिया है, तुम जाओ खरीद लो, तो हम गुलाम नहीं है। यहाँ तक मुझे याद है हम 1947 में आजाद हो चुके हैं, तो कोई भी कंट्री ऐसा डेयर नहीं कर सकता। तो मैं अपील करता हूँ बीजेपी वालों से, एक करारा उनको जवाब देना चाहिए, एक कन्फ्रंट करना चाहिए कि हाउ डेयर दे कि जिन्होंने हमें डिक्टेट कर रहे हैं ऐसे। कभी कहते हैं हमने सीज फायर करा दिया, आज कह रहे हैं 30 दिन की। तो ये बहुत देश की छवि इन चीजों से खराब हो रही है कि जब कोई दूसरे देश हमारी इंसल्ट कर रहा है, हिंदुस्तान की भी इंसल्ट कर रहा है, और हम चुप्पी साधे बैठे।
एक्चुअली जब भी कोई इशू होता है जिससे हमें लगता है देश के लोगों को प्रॉब्लम होगी या उनके साथ उनके हकों के साथ छीना जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, तो हम प्रोटेस्ट करते हैं। और ये एक रूटीन मैटर है, ये कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज नहीं है, वो हम करते हैं। और ये भी एक वैसा ही प्रोटेस्ट था। और जब भी हम कोई प्रोटेस्ट करते हैं, डिटेंशन होती है, डिटेन होते हैं, एक दिन के लिए भी होते हैं, 2 दिन के लिए भी होते हैं, और उसमें पार्टी को अपना स्टैंड लेने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हमारा फर्ज है। यहाँ भी हमें लगता है कि देश के लिए, लोगों के लिए खड़े रहना है। और ये चीज हम डिस्कस करके भी नहीं करते हैं, क्योंकि बिल्कुल हमें यहाँ लगता है कि हमें खड़े रहना है, तो हम वो करते हैं। और ये आज से नहीं, यूथ कांग्रेस स्टार्टिंग से ऐसा करते आ रही है। तो उसमें टाइम लगेगा, ये इसलिए लगेगा क्योंकि ये तो शायद हमें भी नहीं पता था कि बीजेपी इसको इतना बड़ा बना देगी खुद ही, ये कंट्रोवर्सी करके। तो एक ये नॉर्मल रूटीन प्रोटेस्ट था जिसमें बीजेपी ने घबरा के खुद ही उसको इतना बड़ा कर दिया। तो ऑफकोर्स रिएक्शन भी तभी है कि जब हमें नहीं लग रहा था कि इसका इतना बड़ा, इसको इस बैलून बना देगी बीजेपी, तो लीडरशिप की एआईसीसी को भी कैसे लग रहा होगा। हाँ, जब उन्होंने भी देखा कि ये ज्यादा ही खींच रहे हैं और ज्यादा ही इसमें आउट ऑफ द वे चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने अपना स्टैंड रखा होगा। अ, आज तो आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि मुझे लगता है जितना प्रेशर उनके ऊपर था, वो कितनी भी चार्जेस लगा सकते थे उन्होंने लगाए। मतलब उसमें बहुत कुछ है कि अ, अगर आपने एफआईआर पढ़ा होगा कि उसमें एंटी नेशनल स्लोगन्स हुए, ये हुए। अब एआई समिट है, राइटिंग के चार्जेस थे जी राइट्स के चार्जेस थे। तो एआई समिट है, एआई कॉजिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स। यस। तो ये जितने चार्जेस थे, आई एम श्योर एआई समिट हो रहा है, यहाँ पे फॉरेन के डेलीगेशंस भी आ रहे हैं, तो वहाँ हर जगह कैमरास भी होंगे। तो एक भी ऐसा चार्जेस जो लगे हैं, अगर वो दिख जाए तो ठीक है, मैटर इज जुडिशियस, तो उसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट था। अ, अ, एक कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान हमें हक देता है पीसफुल प्रोटेस्ट देश में कहीं भी करें। और इस चीज को बड़ा खुद बीजेपी ने बनाया। अब हमारा मकसद एआई समिट को डिस्टर्ब करना नहीं था। हमारा मकसद एआई समिट में ये करना कि उसको डिस्टर्ब करना है या फिर कुछ उसके बारे में नेगेटिविटी आए, वो नहीं था। हमारा मकसद एक ही था कि यूएस ट्रेड डील जो है उसका विरोध करना। हमें ए समिट से कुछ लेना देना नहीं था कि ए समिट में, ठीक है ए समिट करवा रहे हैं, उससे देश को क्या फायदा होने वाला है हम सब पता है। ए समिट एक इवेंट है, जिस तरह से मेक इन इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, ये जो इवेंट्स मोदी जी के लिए बनते हैं, ये वो था, इससे देश का कोई फायदा होने वाला नहीं था। हमारा मकसद था कि यूएस ट्रेड डील, जिससे देश के किसानों का, देश के लोगों का और देश के डाटा का जो नुकसान होने वाला है, सरकार इसके बारे में सोचे और इस डील को जो है वापस करे। और वो मकसद के लिए हम अभी और भी आगे तक लड़ेंगे, क्योंकि ये मकसद अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। ये सिर्फ हम प्रोटेस्ट किया है, लेकिन असली जीत तभी होगी जब ये यूएसडी जो है वो वापस हो। तो आगे कैसे, क्या इरादा है, कैसे लड़ोगे आप? प्रोटेस्ट करेंगे, संसद घेराव, अभी पार्लियामेंट शुरू हो रहा है, तब भी प्रोटेस्ट दिल्ली में करेंगे, पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे, अलग अलग स्टेट्स में प्रोटेस्ट करेंगे यूएस डील के खिलाफ। थैंक यू उदय, थैंक्स फॉर योर टाइम।